डिजर्ट में उगते हैं उनको वाटर को कलेक्ट करना ही बहुत जरूरी होता है। और वह कलेक्ट कहां से करते हैं? डीप इनसाइड ऑफ द अर्थ के सबसे अंदरी भाग से वह वाटर को गेन करते हैं। द रूट ऑफ दीज प्लांट्स आर लॉन्ग एंड स्प्रेड आउट। अब इस प्लांट्स का जो रूट है वह बहुत लंबा भी होता है, लॉन्ग भी होता है, बड़ा भी होता है और स्प्रेड आउट मतलब फैला भी होता है। मोस्ट desert plants have a few small leaves or no leaves। कुछ मतलब डिजर्ट जितने भी डिजर्ट प्लांट्स हो गए उनके पास या नहीं तो बहुत कम छोटा छोटा लीव्स होंगे या नहीं तो उनके पास लीव्स नहीं होंगे। बट दे हैव spines to avoid loss of water through transpiration। अब यहाँ एक वर्ड होता है ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन मतलब होता है रिमूवल ऑफ वेस्ट वाटर, रिमूवल ऑफ वेस्ट वाटर, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। मतलब कोई भी प्लांट्स बॉडी से अगर रिमूव हो रहा है वेस्ट वाटर उसी को क्या कहा जाता है? ट्रांसपिरेशन कहा जाता है। अब यहाँ कह रहा है बट दे हैव स्पिनिश टू अवॉइड लॉस ऑफ वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन प्रक्रिया से जो वाटर लॉस हो रहा है प्लांट्स के बॉडी में उसको भी वह क्या करता है? अवॉइड करता है, रोकता है। क्यों? क्योंकि उस एरिया में वह वाटर अवेलेबल नहीं है। तो यह ट्रांसपिरेशन प्रोसेस को भी क्या करता है? अवॉइड करता है। एग्जांपल एक देते हैं, हमारे बॉडी से पसीना निकलता है स्वेट, ठीक उसी तरह से हमारे बॉडी से पसीना निकलता है तो वह क्या करता है? वेस्ट वाटर निकालता है। तो ठीक उसी तरह प्लांट्स के बॉडी से जो वाटर डिस्चार्ज हो रहा है उसी को ट्रांसपिरेशन कहा जाता है। ठीक है। दे हैव ग्रीन फ्लेशी स्टेम एंड कंटेन्स क्लोरोफिल टू मेक फूड। अब इनके पास ग्रीन फ्लेशी स्टेम होता है, ग्रीन भी होते हैं और लचीला भी होते हैं। फ्लेशी मतलब क्या? जिसमें गुद्दा ज्यादा हो। फ्लेक्सिबल भी होते हैं और गुद्देदार भी होते हैं। उसमें क्या होता है? ज्यादा वाटर अवेलेबल कर सकता है, इसीलिए वह फ्लेशी रहता है। दे हैव ग्रीन फ्लेशी स्टेम। उनका जो स्टेम होता है ज्यादा गुद्देदार होते हैं। दैट कंटेन्स क्लोरोफिल। और यह क्या कंटेन्स करता है? क्लोरोफिल। क्यों? टू मेक फूड, भोजन बनाने के लिए। जैसे कैक्टस एंड प्रिकली पियर आर एग्जांपल ऑफ सच प्लांट्स। मतलब कैक्टस और प्रिकली पियर एग्जांपल है किसका? डिजर्ट प्लांट्स का। हमेशा ध्यान देना कैक्टस एक कॉमन एग्जांपल हो गया जो आप अच्छे से याद रख सकते हो। प्रिकली पियर ये भी प्लांट्स का नाम है जो अच्छे से आप याद रखें। ठीक है बच्चों। तो प्लांट्स दैट ग्रो इन डिजर्ट दैट इज कॉल्ड डिजर्ट प्लांट। इसमें वहां वाटर का जो अवेलेबल होता है वह कम होते हैं, वहां वाटर अवेलेबल नहीं होते हैं, इसीलिए वहां का जो प्लांट्स हैं उनको वाटर लेने में ज्यादा डिफिकल्टी आते हैं। और वह जो वाटर लेते भी हैं तो धरती के सबसे अंदर पार्ट से लेते हैं और उनके पास लॉन्ग रूट है और फ्लैट या ब्रॉड आउट। उनका लीफ जो है ब्रॉड आउट है और लॉन्ग है। उसके बाद इनके पास पत्ते कम होते हैं। क्यों कम होते हैं? जितने पत्ते होंगे उतना उनके बॉडी में वाटर का स्कार्सिटी होगा। और यह जो ट्रांसपिरेशन प्रक्रिया होता है, ट्रांसपिरेशन प्रक्रिया हमेशा प्लांट्स में ही होगा बच्चों, हम लोग में नहीं होगा। ट्रांसपिरेशन मतलब रिमूवल ऑफ वेस्टेज वाटर फ्रॉम द प्लांट्स बॉडी, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। और उनका जो ग्रीन लिप्स है वह कैसा रहता है? फ्लेशी स्टेम। फ्लेशी स्टेम, फ्लेश मतलब क्या? गुद्देदार स्टेम होते हैं ताकि वह इजी वे में वाटर को कंटेन कर सके। और यह क्लोरोफिल भी कंटेन करते हैं किसके लिए? फॉर मेकिंग फूड। जैसे एग्जांपल में दिया है कैक्टस एंड प्रिकली पियर।
कैक्टस एंड प्रिकली पेयर आर द एग्जांपल ऑफ डिजर्ट प्लांट। जैसे यहाँ ट्रांसपिरेशन दिया, द प्रोसेस थ्रू व्हिच वाटर इज डिस्चार्ज इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द स्टोमाटा ऑफ लीफ। मतलब स्टोमाटा जो है लिप्स पे उपस्थित, उसके थ्रू वाटर डिस्चार्ज होता हो प्लांट्स के बॉडी से, उसी प्रोसेस को ट्रांसपिरेशन कहा जाता है। सिंपल में रिमूवल ऑफ वेस्टेज वाटर फ्रॉम द प्लांट्स बॉडी, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। जैसे यार देखिए यहाँ है कैक्टस का एक टाइप हो गया, ये प्लांट्स है कैसे डिजर्ट का, या कैक्टस हो गया, ठीक है, या प्रिकली पेयर प्लांट्स हो गए, सॉरी प्रिकली पेयर प्लांट्स हो गए, या कैक्टस का टाइप या प्रिकली पेयर प्लांट्स, ठीक है। अब आइए प्लांट्स इन ग्रासलैंड। ग्रासलैंड में जो प्लांट्स होते हैं उनके बारे में जानेंगे। आइए plants in grassland, these areas are covered with grasses। मतलब ये सब जो एरिया हो गए वह ग्रासेस से कवर्ड होते हैं। जनरली स्मॉल ट्री आर स्कैटर्ड इन सच एरिया। जनरली क्या होता है, यहाँ स्मॉल ट्री होता है और बहुत ज्यादा एरिया में स्कैटर्ड हुआ रहता है, ठीक है। तो ग्रासलैंड वैसे कहेंगे जहाँ छोटे छोटे प्लांट्स हो, और छोटे छोटे प्लांट्स को ही ग्रासेस कहते हैं। छोटे छोटे ग्रासेस से भरे पड़े हो एक मैदान, वैसे एरिया को क्या कहेंगे बच्चों, प्लांट्स इन ग्रासलैंड, ठीक है। These area are covered with grasses। जो एरिया कवर्ड हो क्या चीज से, ग्रासेस से, उसी एरिया को क्या कहेंगे, ग्रासलैंड। और जनरली यहाँ जो प्लांट्स अवेलेबल रहते हैं वह स्मॉल ट्री रहते हैं, छोटे छोटे रहते हैं, और यह बहुत बड़ा एरिया में फैले रहते हैं। यही को कहा जाता है ग्रासलैंड एरिया। ये जो देखिए ये क्या है, छोटा छोटा प्लांट्स है और बहुत सारा एरिया में फैला हुआ है, इसी को क्या कहेंगे, ग्रासलैंड एरिया, जहाँ पे सिर्फ ग्रास हो, ठीक है। अब है प्लांट्स इन कोस्टल एरिया। जो प्लांट्स कोस्टल एरिया में उपस्थित हो वैसे प्लांट्स को कोस्टल प्लांट्स कहा जाता है। कोस्टल मतलब समुद्र के आसपास जो प्लांट्स अवेलेबल हो वैसे प्लांट्स को कोस्टल प्लांट्स कहा जाता है। कोस्टल मतलब ये होता है वैसे प्लांट्स जो समुद्र के आसपास हो उसी प्लांट्स को क्या कहा जाता है, कोस्टल प्लांट्स। प्लांट्स इन कोस्टल एरिया, वैसे प्लांट्स जो समुद्र के आसपास पाए जाते हैं वैसे प्लांट्स को क्या कहेंगे बच्चों, कोस्टल प्लांट्स। हाई रेनफॉल इज जनरली सीन इन कोस्टल रीजन। और कोस्टल रीजन में कैसा रेनफॉल होता है, हाई रेनफॉल होता है, ज्यादा रेनफॉल होता है वहां पे। कहां पे, कोस्टल रीजन में। मोर रिवर सॉल्टी वाटर इज फाउंड इन दिस एरिया। और उस एरिया में ज्यादातर सॉल्टी वाटर ही पाया जाता है। कैसा वाटर रहता है, सॉल्टी रहता है। और सॉल्टी वाटर कहाँ रहता है, सी के आसपास रहता है। तो मतलब कोस्टल एरिया किसको प्रीफर करेगा, जो एरिया कहाँ हो, वाटर बॉडीज का एरिया को ही क्या कहा जाएगा, सी एरिया। जैसे गोवा हो गया, गोवा क्या है, कोस्टल एरिया, ठीक है। अब है द ट्री इन सच एरियाज हैव लॉट ऑफ लीफ। और ये सब जो एरिया में है लीव्स जो रहता है प्लांट्स का वह ज्यादा रहता है। which do not get shade in winter। और वह अपना शेड नहीं बनाता है कब, विंटर में। इसीलिए वह एवरग्रीन रहता है। और जो विंटर में शेड बनाता हो वह एवरग्रीन नहीं होगा। मैंने पहले ही बताया था। कोकोनट, शुगर कैन, राइस एंड रबर प्लांट्स आर द सीन इन कोस्टल एरिया। कोकोनट, शुगर कैन, राइस, रबर प्लांट्स आर सीन इन कोस्टल एरिया।
मतलब कोकोनट हो गया, शुगर कैन हो गया, राइस हो गया, रबर प्लांट्स हो गया। यह जनरली देखा जाता है किस एरिया में ज्यादा पाया जाता है? कोस्टल एरिया। कोस्टल एरिया में ऐसा दोज प्लांट्स व्हिच आर फाउंड नियर वाटर बॉडीज, वैसे प्लांट्स को कोस्टल प्लांट्स कहेंगे। और यह कहाँ पाया जाता हो? कोस्टल एरिया में पाया जाता हो। वहाँ ज्यादा रेनफॉल होते हैं और वहाँ के जो वाटर रहते हैं वह ज्यादा सॉल्टी होते हैं। उसके बाद जो प्लांट्स कोस्टल एरिया में पाए जाते हैं उनका जो लीफ होता है वह शेड नहीं बनाता है विंटर सीजन में। जैसे एग्जांपल में हो गया कोकोनट, शुगर कैन, राइस, रबर प्लांट्स जनरली सेड इन कोस्टल एरिया। जैसे एक प्लांट्स यहाँ देखिए दिया है, यह प्लांट्स कोकोनट का है। देखिए यह प्लांट्स क्या है, ये अच्छे से फिगर देखिए बच्चों, यह प्लांट्स कोकोनट का है, यह प्लांट्स रबर ट्री का है। अब नॉलेज ट्री के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। रेन फॉरेस्ट आर हॉट एंड वेट फॉरेस्ट। रेन फॉरेस्ट कैसा है? हॉट है। हॉट मतलब गर्म, वहां गर्मी थोड़ा ज्यादा पड़ती है। और वेट मतलब क्या? गीला भी है। दैट आर फाउंड मोस्टली नियर द इक्वेटर, जो ज्यादातर कहाँ पाया जाता है? इक्वेटर के आसपास। दे रिसीव हाई रेनफॉल, और इसीलिए वह क्या रिसीव करता है? हाई रेनफॉल। हाई रेनफॉल के कारण वहाँ वेट हो जाते हैं और इक्वेटर के पास रहने के कारण वहाँ हॉट ज्यादा होते हैं। ठीक है। There are trees, there are evergreen, इसलिए वहाँ का ट्री क्या है? evergreen होते हैं। थ्रॉन फॉरेस्ट आर फाउंड इन डिजर्ट रीजन। थ्रॉन एक प्रकार का फॉरेस्ट का टाइप है जो कहाँ पाया जाता है? डिजर्ट में। हिली फॉरेस्ट आर फाउंड इन माउंटेन हिली रीजन। हिली फॉरेस्ट कहाँ पाया जाता है? माउंटेन या हिली रीजन में। ठीक है बच्चों। अब है साइंस इज फन। मतलब साइंस क्या है? एक एंजॉय है, उसके बारे में करते हैं। मैच द कॉलम। अब कॉलम हमको मैच करना है। देखिए पहले अच्छे से आप इसको देख लीजिएगा कि ये कौन कौन सा एरिया है, कौन कौन सी प्लांट्स में पाए जाते हैं। तो मार्सी एरिया आप देखिए, इसमें मार्सी एरिया में कौन प्लांट्स पाए जाते हैं? ये हो गया, इसको इससे मैच कर दीजिएगा। डिजर्ट एरिया में कौन पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं, इससे मैच कर दीजिए। ग्रासलैंड ये हो गए, उसके बाद कोस्टल एरिया ये हो गया और हिली एरिया ये हो गया। तो ऐसे आप मैच कर लेना। ठीक है बच्चों। अब है ये आप क्या करना बच्चों, प्लांट्स का जो यह टोटल मैंने अभी क्लासिफाइंग पढ़ा, यह एक टेबल के रूप में यहाँ दिया गया है। आप क्या करना, वीडियो स्टॉप कर लेना और इसे अच्छी तरह राइट डाउन कर लेना, ताकि आप इजी वे में इसे क्या करोगे, समझ सकोगे। जैसे प्लांट्स के हैबिटाट के बेसिस पे प्लांट्स का दो भाग में बांटा गया था, एक्वेटिक प्लांट्स, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। एक्वेटिक प्लांट्स का 3 पार्ट हो गया था, एक फ्लोटिंग प्लांट्स, एक फिक्स्ड प्लांट्स, एक सबमर्ज्ड प्लांट्स। उसके बाद टेरेस्ट्रियल प्लांट्स का 1 2 3 4 5 6 हो गया। प्लांट्स इन प्लेन एरिया, जो प्लांट्स प्लेन एरिया में उगते हो। प्लांट्स इन मार्सी एरिया, जो प्लांट्स मार्सी एरिया में उगता हो। प्लांट्स इन डिजर्ट एरिया, जो प्लांट्स डिजर्ट एरिया में उगता हो। और प्लांट्स इन हिल एरिया, जो प्लांट्स हिल एरिया में उगता हो। उसके बाद प्लांट्स इन ग्रासलैंड, जो प्लांट्स ग्रासलैंड में उगता हो। और प्लांट्स इन कोस्टल एरिया, जो प्लांट्स कोस्टल एरिया में उगता हो। तो यह टेरेस्ट्रियल प्लांट्स का पार्ट हो गया। तो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स का पार्ट 6 हो गया, एक्वेटिक प्लांट्स का पार्ट 3 हो गया। ये आप अच्छे से वीडियो को स्टॉप करके क्या करना बच्चों, राइट डाउन कर लेना।
अब है क्लासिफाइंग प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ हाउ दे ऑब्टेन फूड। मतलब अब क्लासिफाई किया गया है प्लांट्स को उसके भोजन के बेसिस पे, उसके फूड के बेसिस पे, वो किस तरीके से भोजन को प्राप्त करते हैं उसके बारे में अब हम जानेंगे। प्लांट्स आर ऑफ 3 टाइप्स बेस्ड ऑन हाउ दे गेट देयर फूड। प्लांट्स 3 प्रकार के होते हैं, वह कैसे भोजन को प्राप्त करते हैं उसके बेसिस पे प्लांट्स का 3 पार्ट होता है। पहला ग्रीन प्लांट्स, दूसरा नॉन ग्रीन प्लांट्स, तीसरा इंसेक्टिवोरस। नॉन ग्रीन प्लांट्स सॉरी ग्रीन प्लांट्स मतलब क्या, जो ग्रीन हो, जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट हो, इसमें क्या हो, क्लोरोफिल प्रेजेंट हो। नॉन ग्रीन प्लांट्स मतलब नॉन मतलब क्या, नॉट ग्रीन, जिसमें क्या हो, क्लोरोफिल एब्सेंट हो, इसमें इसमें क्या क्लोरोफिल एब्सेंट। इंसेक्टिवोरस वैसे प्लांट्स जो इंसेक्ट खाते हैं, ऐसे प्लांट्स को इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहा जाता है। तो प्लांट्स का उसके फूड हैबिट के बेसिस पे प्लांट्स का 3 पार्ट हो जाता है। ग्रीन प्लांट्स हो जाता है, नॉन ग्रीन प्लांट्स हो जाता है, उसके बाद इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हो जाता है। अब आइए पढ़ेंगे ग्रीन प्लांट्स क्या होते हैं, नॉन ग्रीन प्लांट्स क्या होते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स क्या होते हैं। ग्रीन प्लांट्स मतलब जिसमें क्लोरोफिल अवेलेबल हो, नॉन ग्रीन प्लांट्स मतलब जिसमें क्लोरोफिल अवेलेबल नहीं हो, और इंसेक्टिवोरस प्लांट्स में इंसेक्टिवोरस मतलब ये होता है इंसेक्ट खाने वाला, ठीक है। वोरस मतलब खाने वाला, इंसेक्ट मतलब इंसेक्ट, आई फॉर इंसेक्ट हो गया। अब वोरस मतलब ईट, ईटिंग प्लांट। इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स को क्या कहेंगे, इंसेक्टिवोरस। आइए आप देखते हैं इन सब के बारे में। सबसे पहला दिया है ग्रीन प्लांट्स। सबसे पहला यहां क्या दिया है, ग्रीन प्लांट्स, मतलब वैसे प्लांट्स जिसमें क्लोरोफिल अवेलेबल हो, उसी को क्या कहेंगे बच्चों, ग्रीन प्लांट्स। उसी को क्या कहेंगे, ग्रीन प्लांट्स, ठीक है। जैसे these plants generally have chlorophyll in their leaves, मतलब इस प्लांट्स के पास जनरली क्या प्रेजेंट रहता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है। कहां पे, लीव्स पे। they make their own food through the process of photosynthesis। हम पहले लेक्चर में बताया था कि प्लांट्स जो है वह भोजन खुद से बनाते हैं, किस प्रक्रिया से, फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया से, प्रकाश संश्लेषण विधि से प्लांट्स अपना भोजन खुद बनाते हैं। दे आर कॉल्ड प्रोड्यूसर, इसीलिए उनको क्या कहा गया है, प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर कहने का मतलब जो खुद से भोजन बनाता हो और खुद भोजन बना के और दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड नहीं रहता हो, वैसे प्लांट्स को प्रोड्यूसर कहा जाता है। दे आर कॉल्ड प्रोड्यूसर, क्योंकि एक ग्रीन प्लांट्स ही ऐसा प्लांट्स है जो अपना भोजन बनाने के लिए किसी भी प्लांट्स पे या किसी भी एनिमल्स पे डिपेंड नहीं रहता है, और वह अपना भोजन खुद से बनाता है। और इस साथ ही साथ में वह क्या करता है, वह भोजन जो बनाता है किसके प्रयास पे, फोटोसिंथेसिस के प्रयास पे, प्रकाश संश्लेषण के विधि से। तो इसीलिए उसको क्या कहा गया है, प्रोड्यूसर। आप हमेशा ध्यान देना, प्रोड्यूसर वैसे प्लांट्स को कहा जाएगा जो खुद भोजन बनाता हो, किस माध्यम से, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, मतलब प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया से जो प्लांट्स अपना भोजन बनाता हो, वैसे प्लांट्स को क्या कहेंगे, प्रोड्यूसर। और ऑल एनिमल्स डिपेंड अपॉन देम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर देयर फूड। जितने भी एनिमल्स हैं वह सब क्या है,
प्लांट्स पे डिपेंड है। किसके लिए? फूड के लिए। चाहे डायरेक्ट डिपेंड हो चाहे इनडायरेक्ट डिपेंड हो। डायरेक्ट डिपेंड कैसे, इनडायरेक्ट डिपेंड कैसे दिखाता हूं। जैसे काव हो गया, काव को छोड़ दीजिए या बफेलो को छोड़ दीजिए, वह ग्रास चढ़ता है, यह हो गया डायरेक्ट डिपेंड। और किसी मीडियम के थ्रू डिपेंड रहता हो उसे क्या कहा जाता है? इनडायरेक्ट डिपेंड, इनडायरेक्ट। ठीक है। डायरेक्ट डिपेंड में देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी मीडियम, इट डायरेक्ट डिपेंड ऑन द प्लांट्स। एंड इनडायरेक्ट डिपेंड में देयर आर रिक्वायरमेंट ऑफ मीडियम टू ऑब्टेनिंग फूड फ्रॉम द ग्रीन प्लांट्स। दैट रेफर्स टू द इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली। ठीक है। अब आता है ग्रीन प्लांट्स में, आप इतना ही समझना तो ग्रीन प्लांट्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट के कारण वह ग्रीन दिखता है और वह भोजन अपना खुद बनाता है और वह किसी पे डिपेंड नहीं रहता है। और जो भोजन बनाने का उसका जो विधि होता है, प्रक्रिया होता है, वह प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया से वह भोजन बनाती है, जिसको आप फोटोसिंथेसिस भी कहते हो। ठीक है। और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, स्पेशली एनिमल्स जितने हैं, वह सब डायरेक्ट में या इनडायरेक्ट में प्लांट्स पे भोजन प्राप्त करने के लिए डिपेंड रहते हैं। अब आता है नॉन ग्रीन प्लांट्स। नॉन ग्रीन मतलब क्या? इसमें क्लोरोफिल क्या होते हैं बच्चों? एब्सेंट होता है। इस प्लांट्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है। These plants have no chlorophyll. इस प्लांट्स के पास क्लोरोफिल नहीं होता है। So they are called achlorophyllous. They are called achlorophyllous. मतलब achlorophyllous मतलब कहने का हुआ उनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है, इसीलिए इनको नॉन फोटोसिंथेटिक प्लांट भी कहा जाता है। नॉन फोटोसिंथेटिक प्लांट्स कहने का मतलब हुआ वैसे प्लांट्स जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को फॉलो नहीं करता हो, वैसे प्लांट्स को क्या कहेंगे? नॉन फोटोसिंथेटिक प्लांट्स। आप अच्छी तरह से जानते हो कि कोई भी प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस प्रोसेस फॉलो करने के लिए उसमें क्लोरोफिल होना बहुत जरूरी है, और जिस प्लांट्स में क्लोरोफिल अवेलेबल नहीं होगा तो वह क्या कहलाएगा? नॉन फोटोसिंथेटिक प्लांट्स। They depend on their either living organism, parasitic or dead and decaying material that is called saprophyte. वो प्लांट्स क्या होते हैं? नॉन ग्रीन प्लांट्स, वह अपना भोजन खुद से नहीं बनाते। क्यों नहीं बनाते हैं? क्योंकि उनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है, इसीलिए वह क्या करते हैं? दूसरे प्लांट्स पे या दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड रहते हैं। जो प्लांट्स या जो एनिमल्स दूसरे एनिमल्स पे या प्लांट्स पे डिपेंड रहते हैं उसी को पैरासाइटिक कहा जाता है। दे डिपेंड ऑन देयर लिविंग ऑर्गेनिज्म। वह क्या होते हैं? वह प्लांट्स दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं, जिसको पैरासाइटिक प्लांट्स भी कहा जाता है। और जो प्लांट्स डेड और डिकेइंग मटेरियल पे डिपेंड रहता हो फॉर ऑब्टेनिंग देयर ऑन फूड, वैसे प्लांट्स को सैप्रोफाइटिक प्लांट्स कहा जाता है। हमेशा ध्यान देना बच्चों, पैरासाइटिक प्लांट्स वैसे प्लांट्स को कहेंगे जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहता हो, वैसे प्लांट्स को पैरासाइटिक कहेंगे। और जो प्लांट्स डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहता हो, जो मरा सड़ा गला पे डिपेंड रहता हो, वैसे प्लांट्स को सैप्रोफाइटिक कहते हैं। जैसे हो गया कसकुटा, जैसे हो गया कसकुटा एंड डोडर। कसकुटा एंड डोडर एक प्रकार का प्लांट्स है। ठीक है बच्चों, इसको इंडियन पाइन एंड कोरल रूट आर एग्जांपल ऑफ सच प्लांट्स। ठीक है। कसकटा जिसको कहा जाता है डोडर, इंडियन पाइन और कोरल रूट, मतलब कसकटा जिसको डोडर कहा जाता है
पाइन, इंडियन पाइन और कोरल रूट, ये सब ऐसे प्लांट्स हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहते हैं फॉर ऑब्टेनिंग देयर ओन फूड। आर द एग्जाम्पल ऑफ सच प्लांट, ऐसे प्लांट्स का एग्जाम्पल है, कैसे प्लांट्स का, जो नॉन ग्रीन प्लांट्स हो। क्या कसकटा इज पैरासाइटिक प्लांट्स, कसकटा क्या आता है, पैरासाइटिक प्लांट्स है, या डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड नहीं होगा, वह क्या होगा, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहेगा। लिविंग मतलब क्या, जो जिंदा ऑर्गेनिज्म है उस पे डिपेंड रहेगा, वैसे को क्या कहेंगे, पैरासाइटिक। और जो मरा गला पे रहेगा उसे क्या कहेंगे, सैप्रोफाइटिक। तो खसकटा एक पैरासाइटिक प्लांट, खसकटा क्या है, पैरासाइटिक प्लांट है। पैरासाइटिक प्लांट मतलब क्या, जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहेगा। अब वेयर है इंडियन पाइन एंड कोरल रूट आर सैप्रोफाइटिक प्लांट्स। इंडियन पाइन और कोरल रूट जो हो गया वह सैप्रोफाइटिक है। तो मतलब इंडियन पाइन और कोरल रूट या मरा गला, सड़ा गला पे डिपेंड रहता है फॉर ऑब्टेनिंग देयर फूड, उसको क्या कहेंगे, सैप्रोफाइटिक प्लांट्स। एक बार और सुन लीजिए बच्चों, सैप्रोफाइटिक हमेशा डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहेगा फॉर ऑब्टेनिंग फूड। वैसे प्लांट्स जो डेड और डिकेइंग सब्सटेंसेस पे फूड को गेन करने के लिए डिपेंड रहता है उसको सैप्रोफाइटिक। पैरासाइटिक प्लांट्स वैसे प्लांट्स जो दूसरे प्लांट्स पे, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहता हो फॉर मेकिंग फूड, वैसे प्लांट्स को क्या कहेंगे, वैसे प्लांट्स को क्या कहेंगे, पैरासाइटिक। अब आते हैं नॉलेज ट्री के बारे में जानते हैं, ज्ञान का वृक्ष के बारे में जानते हैं। जैसे फंगी वेयर अर्लियर कंसिडर्ड टू बी अ प्लांट्स, फंगी को भी किसमें कंसिडर किया गया था, प्लांट्स में पहले कंसिडर किया था। दे आर नो लॉन्गर क्लासिफाइड एज प्लांट्स, और वह ज्यादा दिन तक प्लांट्स में उनको उसको गिनती नहीं रखा गया, क्योंकि फंगी में कुछ ऐसा कैरेक्टरिस्टिक पाया गया जो क्या है, प्लांट से डिफर था। Now they belong to a different kingdom, इसीलिए उसको अलग किंगडम में रख दिया गया, जिसको क्या कहा जाता है, फंगी। मशरूम एंड ब्रेड मोल्ड आर एग्जांपल ऑफ फंगी। मशरूम हो गया और ब्रेड मोल्ड हो गया, यह एग्जांपल हो गया। जैसे ब्रेड मोल्ड कहने का मतलब हुआ, जब आप ब्रेड देखते होंगे और ब्रेड को ओपन एरिया में ज्यादा देर तक रख देते होंगे, इस पे व्हाइट डॉट अवेलेबल हो जाता है, दैट इज कॉल्ड फंगी। जैसे यहां देखिए, ये हमारा ब्रेड है और ब्रेड पे क्या आता है, व्हाइट डॉट जो हो जाता है, इसी को क्या कहा जाता है, ब्रेड बॉल। या किसका प्रकार है, फंगी का। और ये जो है आपको जो मशरूम दिख रहा है, आप अपने देहाती भाषा में कहते होंगे सांप का छत्ता है। क्या है, सांप का छत्ता और मशरूम। और ये आप जनरली देखते होंगे जहां पे आपका काव डंक रहता है, मतलब गोबर जहां अवेलेबल रहता है, वहां पे क्या उपस्थित रहता है, मशरूम। और ये भी आपको कैसा दिखता है, व्हाइट दिखता है। ठीक है बच्चों, तो ऐसा स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, मशरूम। और इसी दोनों को किसमें कंसीडर किया गया था, फंगी में। ठीक है, अब है सब फंगी आर यूजफुल, कुछ फंगी जो है हमारे लिए यूजफुल है एंड सम आर हार्मफुल, कुछ फंगी हमारे लिए क्या है, हार्मफुल है। जैसे ये फंगी जो मशरूम है, ये हमारे लिए क्या है, यूजफुल है। क्यों, क्योंकि इसका अचार बनता है, समझे, याद रखिएगा, इसका वेजिटेबल अचार बनता है। ये हमारे बॉडी पे कोई इफेक्ट नहीं डालता है। और हार्मफुल फंगी जैसे ये ब्रेड मोल्ड हो गया, यह हमारे लिए हार्मफुल है, यह हमको बीमार कर सकता है। इसीलिए कुछ फंगी क्या है, हार्मफुल है, और कुछ फंगी क्या है, यूजफुल है। जैसे हार्मफुल फंगी हो गया ब्रेड मोल्ड, ठीक है, या फंगल डिजीज होता है जिसमें नोचनी, खुजली, ये सब आपको हो जाता है, ये सब फंगल डिजीज है। ठीक है, अब आते हैं some fungi grow
ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड। कुछ फंगी जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म पे, सम फंगी ग्रो ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड। कुछ फंगी जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म पे ग्रो होता है किसके लिए? फॉर गेनिंग फूड, फूड को गेन करने के लिए। दे आर कॉल्ड पैरासाइटिक फंगी। वैसे को क्या कहा जाता है? पैरासाइटिक फंगी। जो फंगी अपना भोजन किसी भी लिविंग बींग से गेन करता हो, लिविंग बींग्स के बॉडी से गेन करता हो, उसको क्या कहेंगे? पैरासाइटिक फंगी। पैरासाइटिक फंगी वैसे फंगी जो दूसरे बॉडी पे डिपेंड रहता हो अपने फूड को प्राप्ति के लिए, वैसे फंगी को पैरासाइटिक फंगी कहेंगे। जैसे आपको नोचनी हो जाता है, खुजली हो जाता है, वह क्या है? फंगल डिजीज है। तो आपके शरीर पे वो बैठ गया और आपके शरीर से क्या किया? वह भोजन प्राप्त किया, तो उसको क्या कहेंगे? पैरासाइटिक फंगी। और वैसे फंगी जो दूसरे डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहता हो किसके प्राप्ति के लिए? भोजन को प्राप्ति के लिए, वैसे किसे कहेंगे? सैप्रोफाइटिक फंगी। अब पैरासाइटिक फंगी दे कॉज डिजीज इन प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन। यह पैरासाइटिक फंगी क्या है? यह डिजीज कॉज्ड करता है किस किस में? प्लांट्स में, एनिमल्स में और ह्यूमन में, हम लोग में। जैसे नोचनी हो गया, खुजली हो गया, दिनार हो गया। Some other fungi get their food from dead and decaying material. कुछ ऐसे भी फंगी हैं जो डेड और डिकेइंग मटेरियल से अपने भोजन को प्राप्त करते हैं, वैसे फंगी को क्या कहेंगे? सैप्रोफाइटिक फंगी। इस आर अ टाइप ऑफ फंगी दैट आर यूज्ड इन मेकिंग ब्रेड। दे मेक द ब्रेड सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। इस एक ऐसा टाइप है फंगी का जो ब्रेड बनाने में यूज होता है, जो ब्रेड बनाने में यूज होता है। और ब्रेड को वह कैसा बनाता है? सॉफ्ट बनाता है और स्पंजी। हमेशा ध्यान देना, ब्रेड बनाने में कौन सी फंगी का यूज होता है बच्चों? ईस्ट का। फंगी कितने हैं? दो हैं, पैरासाइटिक फंगी और सैप्रोफाइटिक फंगी। पैरासाइटिक फंगी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहेगा, सैप्रोफाइटिक फंगी डेड लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहेगा। और मशरूम और ब्रेड बॉल, मशरूम और ब्रेड बॉल दोनों एग्जांपल किसका है? फंगी का है। अब आगे देखते हैं। साइंस इज फन के बारे में देखते हैं। नो द फंगी इन योर सराउंडिंग। आपके सराउंडिंग में जो फंगी है उसके बारे में जानिए। डस्टी पैचेस फाउंड ऑन ब्रेड, चीज एंड बुक्स। मतलब डस्टी पेसेस मतलब वह ऐसे ऐसे टाइप का स्ट्रक्चर हो जाता हो बुक पे, तो ऐसा फंगी आप क्या कीजिए? फाइंड कीजिए। आप जनरली देखते होंगे ब्रेड पे